हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट को। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने बेयर एक्ट को अपने पास में रखिए। और ये एक लोकल लॉ है जो आपके लॉ के पेपर नंबर 3 में पूछा जाता है। अगर मैं मार्क्स की बाइफरकेशन की बात करूँ तो जो लॉ का पेपर नंबर 3 है वो अराउंड 200 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपका जो लोकल लॉ है वो 150 नंबर का रहता है उसी पेपर में, और पीनल लॉ 50 नंबर का रहता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 6 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है कंपलसरी पोर्शन, एक होता है सेक्शन ए, तीसरा होता है सेक्शन बी। कंपलसरी में कोई भी लोकल लॉ के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी सेक्शन में 40 नंबर का होता है। 40 नंबर का वो ये कि ABCD करके पूछ लिया एक क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्वेश्चन है ABCD पूछ लिया, 10 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, और इसमें जो भी लोकल लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको कंपलसरी अटेंड करना है। इसके बाद सेक्शन ए आता है जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं और जिनमें से सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ये भी सेक्शन है लोकल लॉ के कंटेक्स्ट में ही होता है। तो ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि किस साल कौन सा लोकल लॉ कंपलसरी पोर्शन में आ जाए और कौन सा ऑप्शनल चॉइस में आ जाए, यानी सेक्शन ए के अंदर आ जाए। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। इसमें भी पीनल लॉ के 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर 35 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसके अंदर 40 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी के अंदर 25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो ऐसे करके 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। लास्ट ईयर 2018 की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट ही कंपलसरी उसमें आया था 40 मार्क्स का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस पूरे सब्जेक्ट को हमें रटना नहीं है, इसको समझने की कोशिश करना है। इसलिए बेयर एक्ट साथ में लेकर रखिए और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट की जब बात आती है तो पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि भाई कंसोलिडेशन का मतलब क्या है। तो इसको हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि कंसोलिडेशन होता क्या है और ऐसा कौन सा लैंड है जो कंसोलिडेशन के अंदर नहीं आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं आपके प्रीवियस ईयर पोर्शन पे भी जाऊंगा। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, सेक्शन 3(2) के अंदर डिफाइन है कि भाई सिंपल से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो कि एक किसान भाई है। 2 सिचुएशन दे रहा हूँ। एक किसान भाई है, एक केस में उसके पास में गांव में अलग अलग जगह 3 जमीनें हैं, और दूसरे केस में उसके पास में एक सिंगल लैंड है। ठीक है, पहले सिचुएशन में उसके पास में, इस आप स्क्रीन को देखिएगा, 0.25 एकड़, 0.25 एकड़, 0.5 एकड़, ये 3 जमीनें हैं एक गांव में। और दूसरी सिचुएशन में उसके पास में एक पूरा बड़ा सा 1 एकड़ का लैंड है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ कि अगर उसको अनाज उगाना है, गेहूं की खेती करना है 1 एकड़ लैंड में, तो उसके लिए कन्वीनियंट क्या होगा, ये टुकड़े टुकड़े में खेती करना या इसमें खेती करना। तो अगर 1 एकड़ की उसको खेती बाड़ी करनी है गेहूं की, तो उसके लिए जाहिर सी बात है सिचुएशन 2 फेवरेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ वो मोर कन्वीनियंट तरीके से लेस मैनेजमेंट के साथ में 1 एकड़ में गेहूं की खेती कर पाएगा। यहाँ उसको अलग अलग जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। इरिगेशन के लिए, क्रॉप प्लांट करने के लिए, फर्टिलाइज़र छिड़कने के लिए एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो कंसोलिडेशन अथॉरिटी है, ऐसे सारे टेन्योर होल्डर जिनके गांव में टुकड़ों टुकड़ों में ज़मीन बटी हुई है, उसको कंसोलिडेट करके उतनी ही यूटिलिटी की आपको एक लैंड दे देते हैं। तो भाई ये बात समझो आप कि बेसिकली जो टुकड़े टुकड़े के लैंड रहते हैं किसानों के, उनको एक्सचेंज करके एक नया बड़ा सा लैंड दे देते हैं उनकी खेती बाड़ी करने के लिए। इसी रीअरेंजमेंट को होल्डिंग्स के हम क्या बोलते हैं, हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब बात यह है कि ये रीअरेंजमेंट किया क्यों जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। भारत देश की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, ये इसको काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अगर मैं देश की बात करूं तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी है एक तरीके से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो किसान भाई है वो ना केवल खुद के खाने के लिए अनाज उगाता है, बल्कि लोगों के खाने के लिए भी अनाज उगाता है, ताकि वो लार्ज स्केल कल्टीवेशन करे और मंडी में उतार के उस अनाज को बेच सके। तो बेसिकली किसान को देखा जाए तो
कमर्शियल लेवल के लिए इस अनाज को वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो जाहिर सी बात है कि कमर्शियल लेवल पे अगर आपको किसी भी अनाज का प्रोडक्शन करना है तो आपको बड़े लैंड चाहिए रहेंगे, छोटे लैंड से आपका काम नहीं चलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कंसोलिडेशन अथॉरिटी है वो क्या करती है, रीअरेंज करके दे देती है आपको लैंड। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कंसोलिडेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक तरीके से डिस्क्रिशन है, यानी अथॉरिटीज़ का डिस्क्रिशन है। बाकी जगह अगर आप जाओगे मध्य प्रदेश या बाकी जगह तो वहाँ क्या है कि लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कंसोलिडेशन के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, पूरे उनके डिस्क्रिप्शन पे। अब एक बात बताता हूँ, ये तो कंसोलिडेशन का मोटे तौर पे मतलब हो गया। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई ऐसे कौन से लैंड है जो कि कंसोलिडेशन के अंदर नहीं आते। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई ये कुछ लैंड हैं जो कि कंसोलिडेशन के अंदर नहीं आते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन करने का जो मेन पर्पस है वो है कि कल्टीवेटेड लैंड का कंसोलिडेशन करना। ठीक है, ताकि खेती किसानी में बहुत सहूलियत की जा सके। तो जाहिर सी बात है वो सारे लैंड जो कि जिन पे खेती नहीं की जा सकती उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो यही कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जितने भी बंजर लैंड होंगे, ग्रोव लैंड होंगे, उनको हटा दिया जाएगा। तो भाई ग्रोव लैंड ऐसे लैंड होते हैं जहां ट्री होते हैं, यानी बहुत सारे पेड़ खड़े होते हैं, आम का पेड़ हो गया, ऑरेंज का पेड़ हो गया, और एक बार यहाँ पेड़ लगा दिए तो आप किसी चीज़ की खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ कोई क्रॉप प्लांट नहीं कर सकते तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन ऑपरेशन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके ऐसे लैंड जहाँ सॉइल इरोजन हो रहा हो, या पानी के कारण इरोजन हो रहा हो सॉइल में, या फिर बहुत सारा पानी जमा होता हो, ये सेकंड जो केस है। ये सारे लैंड भी कंसोलिडेशन ऑपरेशन से बाहर कर दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं ऐसे लैंड जहां पान, केवड़ा, रोज, बेला, जैस्मीन उगाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, देखो बेटा, कि जो अनाज है, अनाज के लिए क्या होता है कि जब मैं सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं कि भाई जब मेरे को गेहूं उगाना है, मक्का उगाना है, तो यहाँ क्या है, मुझे बार बार खेत पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मेरे टुकड़ों में खेत होंगे तो मेरे लिए बड़ा इनकन्वीनियंस होगा, इसलिए मुझे मिला के एक ज़मीन दे दी जाती है ना, कि भाई आप आधे आधे एकड़ में कहाँ यहाँ भागते फिरोगे, 1 एकड़ लैंड दे देते हैं आपको, उतना फर्टाइल, उस पर बढ़िया आप अपना गेहूँ उगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पान, केवड़ा, रोज, बेला, जैस्मीन हो गया, इनको क्या है कि इनको आपने लगा दिया तो फुर्सत है, आपको सिर्फ पीरियडिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मक्का और गेहूं उगा रहे हो ना, तो वहां बार बार जाने की जरूरत रहती। तो ये जो बार बार का इनकन्वीनियंस है, इसी को बचाने के लिए कंसोलिडेशन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ चूंकि जरूरत नहीं है, पान, केवड़ा, रोज, बेला, जैस्मिन लगा दिया, तो यहाँ ऐसा नहीं कि खाद डालनी है फिर आपको, मतलब बीज, ऐसा नहीं, वो एक प्रोसेस होता है। अगर आप मकई अकई इन सब की खेती लगा रहे हो तो 2-3 महीने में आपको, मतलब हर 2-3 दिन में आपको खेत विजिट करना पड़ता है। ठीक है, और हर 3 महीने में खेत में जो अनाज है वो चेंज होते रहते हैं ना। तो यहाँ आवन जावन बहुत होता है, लेकिन पान, केवड़ा, रोज, इनमें इतना आपका मूवमेंट नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ इतना इनकन्वीनियंट नहीं है, इसलिए इसे कल्टीवेशन कंसोलिडेशन ऑपरेशन से बाहर किया गया है। इसके बाद ऊसर, रेहाला और ये जो कलर प्लॉट्स हैं, ये ऐसे प्लॉट हैं जहाँ बहुत सारा नमक जमा हुआ है। तो अगर आप वहाँ मतलब बीज भी अगर अंदर डालोगे ना तो वो फैल ही नहीं पाएगा, रूट्स भी उसके नहीं फैल पाएंगे, बीज मर जाएगा। तो ये भी बेसिकली क्या, बंजर ज़मीनें हैं। लैंड जो कि ज़मींदारी एक्ट सेक्शन 132 के अंदर दे रखे हैं, ये भी वही सारे लैंड है जहाँ खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, जहाँ क्रॉप नहीं उगाए जाते, क्रॉप प्लांटेशन नहीं किया जा सकता। इसके अंदर 6th पॉइंट है, ऐसा कोई अनसुटेबल लैंड जो कि डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो कि भाई ये अनसुटेबल लैंड है, यहाँ कंसोलिडेशन नहीं हो सकता। तो ये आपका कंसोलिडेशन का मतलब जो है पूरा पोर्शन हो गया। सीधे सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंसोलिडेशन क्या है और कंसोलिडेशन ऑपरेशन से कौन कौन से लैंड एक्सक्लूडेड हैं, ध्यान रखिएगा। अब प्रीवियस ईयर पे आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर को जब आप देखोगे तो यहाँ ये नोट्स हैं 10-10 नंबर के आते हैं। कंसोलिडेशन क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसोलिडेशन एरिया क्या होता है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर क्या है, टेन्योर होल्डर क्या है, चक क्या है। इसके बाद ये कुछ फुल लेंथ क्वेश्चन है जो 20-20 नंबर के आते हैं कि भाई डिक्लेरेशन, नोटिफिकेशन क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है ना। तो और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और कैसे उस पर ऑब्जेक्शन रिजॉल्व करते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपके पास्ट ईयर्स हैं, इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पास्ट ईयर्स को करने से पहले एक ब्रॉडर आइडिया दे देता हूं कि कंसोलिडेशन में क्या चल रहा है। देखो, कंसोलिडेशन में पहला तो हमने पोर्शन कर लिया कि भाई कंसोलिडेशन क्या होता है और कौन सा लैंड एक्सक्लूडेड है। दूसरा जो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है कंसोलिडेशन के, यानी हम कंसोलिडेशन करते क्यों। तो मैंने आपको फिर से बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ लार्ज स्केल ऑफ कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ लार्ज स्केल ऑफ कल्टीवेशन है हमारा ऑब्जेक्टिव। हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहते हैं। क्यों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहते हैं? क्योंकि देश एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। हमारा बहुत ही फर्टाइल लैंड है भारत का, तो यहाँ एग्रीकल्चर को इसलिए बहुत प्रमोशन। आप रेगिस्तान चले जाओ सऊदी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, वहाँ ऐसा कल्टीवेशन नहीं मिलेगा जो भारत में है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद लेस प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। टुकड़े टुकड़े में ज़मीनें हैं, ज़्यादा लेबर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, ज़्यादा फ्यूल लगेगा तुम्हारा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट लेस होता है। अगर इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लैंड मिल जाता है तो कम से कम बाउंड्रीज डिस्प्यूट होते हैं, मैनेजमेंट मिनिमाइज हो जाता है। अगर आपको एक ही ज़मीन को फेंसिंग करनी पड़ेगी, इरिगेशन भी एक ही जगह करना पड़ेगा, ड्रेनेज, पेस्ट कंट्रोल, ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ ही कंसोलिडेशन किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये डेफिनेशन क्लॉज हो गया। तीसरी डेफिनेशन 10 नंबर की पूछी जाती है, वो होता है कि भाई टेन्योर होल्डर कौन है। तो डेफिनेशन देख लें, फिर मैं आपको एक प्रोसीजर, इसका एस्पेक्ट बताऊंगा कि कंसोलिडेशन कैसे होता है। तो भाई टेन्योर होल्डर की जब बात आ रही है तो टेन्योर होल्डर सेक्शन 3 सबसेक्शन 11 के अंदर डिफाइन है। टेन्योर होल्डर का मतलब है ऐसा भूमि स्वामी जिसके पास में ट्रांसफरेबल राइट है, और दूसरा है ऐसा भूमि स्वामी जिसके पास में नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, तीसरा है आसामी, चौथा है गवर्नमेंट लेजी, पांचवा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको समझने की मैं आप सीधी सी बात बता दूं, टेन्योर होल्डर क्या है। टेन्योर होल्डर बेसिकली नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सोल ओनरशिप होती है ना प्रॉपर्टी की, वो स्टेट के पास होती है। अगर स्टेट भी किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है, आप बोल रहे हो ना मैं ओनर हूं, आप ओनर नहीं हो, आपको स्टेट ने ओनर बनाया है, समझ रहे हो, इसलिए आपको टेन्योर होल्डर बोला जाता है। यानी आपको भूमि स्वामी बना, भूमि का स्वामी बना दिया और आपको कुछ एब्सोल्यूट राइट दे दिए, ठीक है ना। इसलिए बोलते सबसे उच्च लेवल का टेन्योर होल्डर है ये, सबसे हाई लेवल का टेन्योर होल्डर है। इसके बाद एक दूसरा टेन्योर होल्डर बनाया जिसको उन्होंने बोला कि आप भूमि स्वामी हो पर आपके पास में नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, यानी प्रॉपर्टी को खूब एंजॉय करो, लैंड को एंजॉय करो, ट्रांसफर नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो आपका टेन्योर होल्डर होता है वो होता है असामी। असामी मतलब वो टेन्योर होल्डर जिसने किसी दूसरे भूमि स्वामी से प्रॉपर्टी जो लैंड है वो लीज पे लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट लेजी वो टेन्योर होल्डर होता है जिसको गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी लैंड लीज पे दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि 3-4 गरीब किसान मिल गए और उन्होंने किसी भूमि स्वामी से लैंड किराए पे ले लिया एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। इसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। अकेले खरीदने का नहीं था तो इसलिए कोऑपरेशन करके उन्होंने लैंड रेंट पे ले लिया और कहा हम इस पे खेतीबाड़ी करेंगे। ये थोड़ा ब्रॉडर मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर से बता दिया टेन्योर होल्डर क्या होता है, और एज इट इज़ ये लिख के आना। इसके बाद अथॉरिटीज़ देख लेते हैं। 2 अथॉरिटीज़ को मेनली आप ध्यान रखना, डेफिनेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है सारी अथॉरिटीज़ को, बट आप 2 अथॉरिटीज़ को ध्यान में रखना, सेक्शंस देख लेना। असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, अधिकतर जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन का काम है वो यही कर रहा होगा, और डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन मैक्सिमम केसेस में ये कलेक्टर साहब होते हैं, ये डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, ठीक है। क्योंकि जितने भी पेपर की दुरुस्तियां हैं, जो भी पेपर का मैनेजमेंट है, मतलब भाई कंसोलिडेशन से पहले प्रॉपर्टी के कागजात को मैनेज करना पड़ता है, तो भाई जिले के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज कौन रखता है? कलेक्टर साहब, वही जिले के राजा होते हैं, तो वही देखते हैं, वही करेक्शन करवाते हैं पूरे प्रॉपर्टी के पेपर्स में कि भैया कंसोलिडेशन ऑपरेशन होने जा रहा है, पटवारी साहब पहले पेपर तो सही देख लो कि जो कागजात हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, निकाल के देखो, मैप देखो प्रॉपर मैप है या नहीं। तो जितना भी पहले पेपर की जो दुरुस्ती है वो आपके डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन कर रहे दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दिया। अब कंसोलिडेशन ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, अधिकतर ये आपको डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि कोई भी डिस्प्यूट आया है तो उसको लेकर डिसाइडिंग अथॉरिटी यही 2 होती हैं, है ना।
तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, आगे चलते हैं। अब देखो कंसोलिडेशन जो मैंने आपको बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग, तो ये बेटा ये होल्डिंग्स है, ये तीनों होल्डिंग्स है, इनको रीअरेंज कर दिया। और रीअरेंज करने के बाद में ये जो नया लैंड निकल के आता है ना, इसको चक बोलते हैं, है ना, इसलिए हिंदी में इसका नाम है उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम। ठीक है, तो ये जो नया लैंड बांटा गया ना, इसको चक बोलते हैं। जिस भी एरिया में चकबंदी या कंसोलिडेशन हो रहा है उसे यूनिट बोलेंगे। यूनिट में क्या आता है, 2-3 विलेज आ सकते हैं या कोई सिंगल विलेज भी आ सकता है ना। ये यूनिट का डेफिनेशन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब मोटे तौर पे प्रोसीजर समझ लो कि कंसोलिडेशन में होता क्या है। तो पहले तो हमने कंसोलिडेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर इसकी शुरुआत, इसका प्रोसीजर कैसे होता है उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें भाई नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उस नोटिफिकेशन का कुछ इफेक्ट होता है। इसके बाद में कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उसके इफेक्ट देखने को आपको मिलेंगे सेक्शन 4 और 5 के अंदर। जो प्रिंसिपल तैयार किए जाएंगे वो सेक्शन 8A के अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ सिद्धांत जिनके बेसिस पे कंसोलिडेशन किया जाएगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्शन है उससे रिलेटेड उनको रिजॉल्व किया जाता है सेक्शन 9A के अंदर। फिर कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल किया जाता है सेक्शन 19 के अंदर। यानी स्कीम बनाने से पहले काफ़ी कुछ प्रोसेस होती है। स्कीम बनाने से पहले स्कीम के कुछ प्रिंसिपल डिसाइड होते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन की आप स्कीम तैयार कर रहे हो ना, तो उसके पहले कुछ आप प्रिंसिपल्स बनाएंगे जिनके बेसिस पे कंसोलिडेशन होना है। फिर कुछ कंडीशंस आप फुलफिल करनी पड़ेंगी कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ को कंसोलिडेशन स्कीम बनाने से पहले। और इसके बाद कंसोलिडेशन स्कीम तैयार होती है सेक्शन 19A के अंदर। और अगर कंसोलिडेशन स्कीम से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको 2021 के अंदर रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, 20 के अंदर रेज होता है वो ऑब्जेक्शन और 21 के अंदर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ द्वारा। जब पूरी तरीके से कोई भी डिस्प्यूट नहीं रह जाता है तो उसके बाद में कंफर्मेशन कर दिया जाता है सेक्शन 23 के अंदर। और सेक्शन 23 के अंदर जब कंफर्मेशन कर दिया कि भाई साहब यही कंसोलिडेशन स्कीम है, तो 27 के अंदर, इसमें लिखा नहीं, 27 के अंदर नए रिकॉर्ड्स, नए विलेज मैप तैयार कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो कंसोलिडेशन के बाद होने चाहिए थे। यानी जिसका अब जो नया लैंड निकल के आ रहा है वैसा उसका मैप पे चढ़ जाएगा सेक्शन 27 के अंदर। जब ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, अथॉरिटीज सबको उनकी ज़मीनें दिला देती हैं जो नई उनको उपजाऊ ज़मीनें मिली हैं, तो इसके पश्चात सेक्शन 52 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसोलिडेशन है उसको क्लोज कर दिया जाता है कि भाई अब इस क्षेत्र में कंसोलिडेशन का ऑपरेशन क्लोज किया जा रहा है, एक नोटिस निकाल के। ये मोटे तौर पे आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें बीच में भी हैं बट उनको अपन इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि आपके मेंस में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेशन हम कर चुके हैं और आसपास की डेफिनेशन भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन पे। ठीक है, तो भाई क्या होता है, पहले डिक्लेरेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है, फिर हम इफेक्ट देखेंगे नोटिफिकेशन का। देखो, डिक्लेरेशन जो करता है वो राज्य सरकार क्या करती है डिक्लेरेशन में। डोंट कंफ्यूज डिक्लेरेशन विथ नोटिफिकेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, एक ऑफिशियल गैजेट होता है जिसमें वो इंफॉर्मेशन निकालता है कि यार हमें कंसोलिडेशन ऑपरेशन करना है। ये जो नोटिफिकेशन निकलता है ना ऑफिशियल गैजेट के लिए, ये एक्सक्लूसिवली कुछ अधिकारियों के लिए रहता है। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है उसके तुरंत बाद यहाँ देखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर हैं कंसोलिडेशन के वो एक्शन में आ जाते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन निकला वो एक्शन में आ गए, डिक्लेरेशन दिया, एक्शन में आ गए और उन्होंने अपने अधिकारियों को बोला कि भाई देखो इस क्षेत्र में राज्य सरकार का मन बन रहा है कंसोलिडेशन करने का, तो एक काम करो ज़रा सर्वे करके आओ इन 2-3 गाँव में, है ना। अधिकारी जाते हैं और सर्वे करके आते हैं और सर्वे करने के बाद वो ये देखते हैं कि भाई ज़मीन प्रॉपर शेप में है या नहीं। ट्रायंगल शेप में किसी का प्लॉट है, किसी का हेक्सागोनल शेप में, तो ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, उनको ये पावर रहता है कि वो प्रॉपर रेक्टेंगुलेशन करें, क्योंकि जब कंसोलिडेशन जब होता है फ्यूचर में
तो जो ज़मीन अलॉट होती है ना वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होती है, इसलिए पहले से निर्देश दे दिया जाता है कि अगर ऐसे जिगजैग फॉर्म में ज़मीन है ना तो एक काम करो, वहाँ पिलर गाड़ के आ जाओ सीधी लाइन में, तो प्रॉपर रेक्टेंगुलेशन करके आओ, पिलर फिक्स करके आओ। इसके बाद में लैंड की वैल्यू जरा इवेल्युएट करके आओ कि भाई लैंड सूटेबल है या नहीं। आप फील्ड पे गए और देखा फील्ड ही बंजर पड़ी हुई, तो ये सब चीज़ें निरीक्षण करने के लिए कौन भेजता है? डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर भेजता है। अभी डिक्लेरेशन किया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जब ये सारी चीजें हो जाती है, ध्यान से सुनना, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इसी डिक्लेरेशन का एक नोटिस निकाल देते हैं पब्लिक, ठीक है, एक पब्लिक नोटिस निकाल दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर द्वारा, ये बोलते हुए कि राज्य सरकार कंसोलिडेशन आगे कर सकती है, ठीक है। अभी भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वाला निकला नहीं, अभी एक हल्का सा पब्लिक नोटिस जारी किया उस डिक्लेरेशन का, जो डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अधिकारी को दिया था। बात समझ में आ रही है? तो एक पब्लिक नोटिस जारी होता है कन्वीनियंट प्लेस पे, जहां बोला जाता है कि भाई सरकार कंसोलिडेशन करेगी आगे, ठीक है। अब सेक्शन 4 सेक्शन 2 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जब ये पूरे मैटर जानने के बाद मन मना लेती है कि यार कंसोलिडेशन इस क्षेत्र में किया जा सकता है, जब वो फाइनली डिसाइड कर लेती है तब वो एक नोटिफिकेशन निकालती है, जिसको पब्लिक नोटिफिकेशन बोला जाता है। ये ना केवल ऑफिशियल गैजेट में निकाला जाता है बल्कि डेली न्यूज़पेपर में भी निकाला जाता है, या कोई और तरीका है इसको निकालने का वो भी किया जा सकता है। और तरीका क्या है? आपने गाँव में देखा हो ना, साइकिल लेके कह रहे ना कि भाई सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे पब्लिक अनाउंसमेंट करवाते हैं गांव में, ढोल मजीरे उससे, ठीक है। तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब सरकार अपना मन बना चुकी है, जब डिसाइड कर चुकी है, तब निकालती है। इस नोटिफिकेशन का जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो आपको सेक्शन 5 में देखने को मिलेगा। सीधे सीधे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है सेक्शन 4 5 मिला के, ध्यान से सुनिएगा सेक्शन 5 के अंदर इफेक्ट को। तो भाई जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के अंदर, सबसे पहले वो जो एरिया है वो कंसोलिडेशन ऑपरेशन के अंदर आता है। इसके बाद अपने आप उस नोटिफिकेशन के बाद एक ड्यूटी होती है डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर की कि अब वो क्या करे, अब उस जगह जहां कंसोलिडेशन होने वाला है वहां के पेपर को दुरुस्त करना शुरू करे। तो वो मेंटेनेंस करना शुरू करेगा, जितने भी पेपर है। पेपर क्या? जमीन के पेपर, यानी लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड्स में क्या आएगा? आपके रिकॉर्ड राइट्स आ जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी किसके क्या अधिकार हैं, वो सारे पटवारी के पास में रजिस्ट्री ऑफिस में सेव पड़े रहते हैं, ठीक है। विलेज मैप भी पटवारी यानी रजिस्ट्री ऑफिस में मिल जाएगा। फील्ड बुक भी क्या है, करंट एनुअल रजिस्टर क्या है, यानी करेंटली क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, किसका लैंड किसके पास गया है, इस पूरा बायो डाटा रहता है रजिस्ट्री ऑफिस में। तो इसको बोलता है कि भैया ये डाटा आप निकाल के लेके आओ, पूरा इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि काफ़ी पेपर अपडेटेड नहीं है या बहुत पुराने पेपर्स है, तो उनका सबका अपडेट होना ज़रूरी होता है। किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली बट उसका नामांतरण नहीं कराया है, कई सारे ऐसी चीज़ें, तो इसलिए बोलता है कि सब अब मेंटेन करो, अपडेट करो, है ना, ताकि प्रॉपर डेटा तो रहे। क्योंकि कंसोलिडेशन हम करेंगे, हमें मालूम ही नहीं किसकी ज़मीन हम कहाँ फेर बदल कर रहे हैं, तो कैसे होगा। तो आप कलेक्टर साहब टॉप गियर डालते हो रजिस्ट्री ऑफिस में, बोलते हैं कि भैया पटवारी हिसाब से कि यार एक काम करो, जल्दी से जो है मेंटेन करना शुरू करो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको, ठीक है। अब क्या है, जिस दिन नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसका दूसरा इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड जिस भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर उसी पर्पस के लिए बाद में भी कोई कंसोलिडेशन वाला लैंड इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन के बाद भी आप उस लैंड को उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे किसी भी पर्पस के। आपके पास में है एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन आप उसे इस्तेमाल प्लेग्राउंड की तरह कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सब्सिक्वेंटली भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्रीकल्चर लैंड है, याद रखना, है ना। लेकिन ठीक है, यहां बात समझ में। दूसरी बात, अगर आप पर्पस चेंज करते भी हो, ठीक है, पर्पस चेंज करते भी हो, तो जर्नली अगर वो पर्पस कौन सा है, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिस्कीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कुल मिला के क्या है कि अगर आप गेहूं की खेती कर रहे थे नोटिफिकेशन निकलने के पहले और इसके बाद में मक्का की खेती कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गेहूं की खेती कर रहे थे, बाद में पशुपालन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उस पर पहले कुछ खेती बाड़ी कर रहे थे, बाद में उसी में तालाब बना के मछली पालन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अगर आपने इनमें से कोई पर्पस बदल भी लिया तो कोई समस्या नहीं है, इसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर इनके अलावा आप सब्सिक्वेंट, आप प्रीवियसली किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, प्रीवियसली आप जहां गेहूं उगा रहे थे, सब्सिक्वेंटली आप वहां जो है उसको प्लेग्राउंड की तरह इस्तेमाल करने लगो, तो ये बेसिकली आपको इस केस में सेटलमेंट ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ध्यान देना कि किसी और पर्पस के लिए सब्सिक्वेंटली अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, अदर देन जो अभी अपन ने पहला पढ़ा उनके, तो फिर आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है सेटलमेंट ऑफिसर की। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि देखो क्या है कि जैसे ही कहीं नोटिफिकेशन निकला कि कंसोलिडेशन होने वाला है, तो कई बदमाश लोग जो नहीं चाहते कि उनकी ज़मीन का कंसोलिडेशन हो, वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ज़मीन का पर्पस ही बदल देंगे। ज़मीन को ऐसा कर देंगे कि उसमें पेड़ खड़े कर दिए खूब सारे आम के। अब क्या है, अब आप चाह के भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने ग्रोव लैंड के लिए इस्तेमाल कर लिया, खूब सारे आम के पेड़ खड़े कर दिए, अब उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए थोड़ी इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसलिए ऐसे केसेस में अगर आप जैसे आज मक्के की खेती लगा रहे हो, अगले आप नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप आम के पेड़ उस पर लगाना चाहते हो, तो उस केस में सेटलमेंट ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन 5 के अंदर इफेक्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आप देखें सेक्शन 5(2)(a), वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 5(2)(a) बोलता है प्रोसीडिंग के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रोसीडिंग जो जमीन से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स को लेकर, नहीं लैंड रिकॉर्ड्स को लेके चल रही हो कोर्ट में, ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें जमीन को लेके कोई राइट क्वेश्चन किया गया हो, है ना, कोई राइट को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसा कोई भी जमीन का विवाद अगर चल रहा है किसी कोर्ट में, तो कोर्ट नोटिफिकेशन निकालने के बाद एक ऑर्डर पास करेगा और वो सारी प्रोसीडिंग जो कोर्ट की हैं वो अबेट हो जाएंगी, ठीक है, सस्पेंड हो जाएंगी वो सारी प्रोसीडिंग्स। क्यों सस्पेंड हो जाएंगी? क्योंकि जब ये कंसोलिडेशन ऑपरेशन में ज़मीन आने जा रही है, तो जाहिर सी बात है छोटे मोटे डिस्प्यूट ऑलरेडी कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ इस पूरे प्रोसीजर को करते वक्त डिसाइड करेंगी, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है जो सेक्शन 52 में दे रखा होता है, सारी प्रोसीडिंग सस्पेंड हो जाती केवल रिट पिटीशन को छोड़ के। अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग है, अगर किसी लैंड को लेके कोई रिट पिटीशन लगी हुई है ना, तो वो सस्पेंड नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सारी प्रोसीडिंग सस्पेंड हो जाती है, भले वो प्रोसीडिंग अपील में चल रही हो, रेफरेंस में हो, रिवीजन में हो, फर्स्ट इंस्टेंस में, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि अब कंसोलिडेशन अथॉरिटी कोर्ट की तरह एक्ट करेंगी और डिसीजन देना शुरू करेंगी। अब जब मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन निकला, उसका इफेक्ट देखने को मिला, अब कुछ सिद्धांत बनाए जाएंगे जिनके बेसिस पे कंसोलिडेशन स्कीम तैयार होती है। तो वो सिद्धांत क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिद्धांत बनाए जाने से, जब भी सिद्धांत बनेंगे और सिद्धांत के बाद जब आप देखोगे कि कंसोलिडेशन स्कीम तैयार की जा रही है, ठीक है, जब भी सिद्धांत बनेंगे या सिद्धांत के बाद जब कंसोलिडेशन स्कीम तैयार की जाती है, दोनों केसेस में असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर एक्ट कर रहे होते हैं। और एक्ट करने से पहले, यानी जब भी वो कोई ये स्कीम बना रहे हैं, स्कीम से पहले जो प्रिंसिपल बना रहे हैं, उन दोनों केसेस में कंसोलिडेशन कमेटी से डिस्कशन करेंगे, कंसल्ट करेंगे। क्यों कंसल्ट करते हैं? क्योंकि कंसोलिडेशन कमेटी वो कमेटी होती है जो गांव के लोगों को लेकर ही बनाई जाती है। अल्टीमेटली आप उनकी जमीन के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनका साथ भी लो, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। देखो अब क्या है, तो भाई असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, एसीओ मैंने शब्द इस्तेमाल किया, कंफ्यूज मत होना बेटा। कंसोलिडेशन कमेटी के साथ में डिस्कस करके कुछ प्रिंसिपल सेट करते हैं, ठीक है। वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उस यूनिट के लिए मैं आपको बताता हूँ। उस प्रिंसिपल के अंदर डिटेल्स दी होती हैं। कैसी डिटेल्स? कि भाई आप एग्रीकल्चर लैंड यानी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए तो आप लैंड इधर उधर करोगे, लेकिन अब जो नया लैंड लोगों को अलॉट होंगे उसमें से कुछ एरिया आबादी के लिए भी आपको रखना पड़ेगा। वो एरिया कौन सा होगा, कितने स्क्वायर फीट में होगा, कितने एकड़्स में होगा, वो एरिया पूरी डिटेलिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल है कि जो भी डिटेल्स हैं जो आबादी के लिए अलॉट होनी है, वो डिटेल्स आप लैंड की दोगे, ध्यान रखना, ठीक है।
क्यों? क्योंकि भाई गांव वाले सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करते, गांव में रहते भी हैं। तो आबादी मतलब वो है जहां लोग रहते हैं। स्पेशली इसमें फोर्स करके बोला गया लैंडलेस पर्सन और हरिजन। क्यों? अक्सर ये बेचारे वो गरीब लोग होते हैं जिनकी ज़मीन, जिनके पास में ज़मीन नहीं है और है भी तो बहुत कम है। तो इसलिए इसमें बोला गया कि एक्सक्लूसिवली स्ट्रेस देते हुए कि लैंडलेस और हरिजन पर्सन का भी लैंड का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उनको कौन सा एरिया अलॉट होगा रहने के लिए ये भी बताना आप, है ना। कंसोलिडेशन करते वक्त ऐसा ना हो कि कोई गरीब आदमी, कोई हरिजन आदमी, किसी का लैंड पीछे छूट जाए या किसी के पास ज़मीन ही ना रहे, ठीक है। इसलिए पहले से आबादी पे डिसाइड कर देना कि इतना लैंड इन लोगों के लिए रहने के लिए रहेगा, ठीक है। सेकंड है वो बेसिस बताया जाएगा जिसपे टेन्योर होल्डर जमीन अपनी डोनेट करेगा पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। अब डोनेट करेगा इसका मतलब ये नहीं कि उसको फर्दर कंपनसेशन भी मिलेगा, बाद में अपन देखेंगे। लेकिन टेन्योर होल्डर क्या करता है कि भाई इसमें डिटेल, इसमें बेसिस दिया जाएगा किस बेसिस पे एक टेन्योर होल्डर अपनी जमीन जो है डोनेट कर रहा होगा पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे किसी के पास में 0.25 और 0.5 एकड़ की जमीन है, तो हो सकता है 0.25 उससे बोल दें कि भाई ये तुम पब्लिक पर्पस के लिए दे दो, लेटर हम आपको उसके लिए कंपनसेशन दे देंगे, वो अपना मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। अभी बस याद रखना कि टेन्योर होल्डर किस बेसिस पे कंट्रीब्यूट करेगा, ये डिटेल भी कंटेंट के अंदर दे रखी होती है प्रिंसिपल्स के अंदर। प्रिंसिपल्स के स्टेटमेंट के अंदर तीसरी बात और दे रखी होती है कि भाई कितना एरिया है, मतलब कौन सी जमीन है जो लोकल अथॉरिटी और ग्राम सभा से ली जाएगी पब्लिक पर्पस के लिए। तो भाई क्या होता है, सेक्शन 132 के अंदर जमींदारी वाले, जब जमींदारी को एबोलिश किया जा रहा था तो उस दौरान जो हमारे गांव सभा हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ थी, ठीक है, ग्राम सभा होती है ना, उनको क्या किया गया, उनको भी कुछ लैंड दिया गया था। तो कुछ लैंड तो वो लोग पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए, कुछ लैंड उनके पास में खाली पड़े हुए थे कि उसको फ्यूचर में कभी यूज़ करना हो। तो कंसोलिडेशन करने से पहले कितना परसेंट एरिया लोकल अथॉरिटी और गांव सभा से लिया जाएगा ताकि उसे इस्तेमाल किया जा सके पब्लिक पर्पस के लिए, ये डिटेल भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल के अंदर देनी पड़ेगी। ये कुछ सिद्धांत हैं, ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको स्कीम बनाने से पहले देनी पड़ेंगी, ठीक है। ये कंफर्म करता है कि भाई इतना इतना लैंड प्रॉपर इतने इतने एरिया का लैंड जो है जाएगा इस पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए, ठीक है। चौथा चीज़ है कि आपका जो प्लॉट साइज़ है, स्टैंडर्ड प्लॉट साइज़ क्या होना चाहिए कंसोलिडेशन में, वो भी नापा जाएगा। उसकी क्या प्रोडक्टिविटी होना चाहिए वो भी नापा जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड प्लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, इतना तो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए जो किसी को लैंड जाएगा। सपोज करो किसी के पास में अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, उठा के आपने उसको एकदम अनफर्टाइल लैंड दे दिया, तो ये तो उसके साथ इनजस्टिस हो गया। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड साइज देखा जाता है कि स्टैंडर्ड प्लॉट साइज कितने स्क्वायर फीट, कितने एरिया का होगा स्टैंडर्ड प्लॉट साइज, जो कि मतलब एज अ उनको जब दिया जाएगा, ठीक है, और उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या प्रोडक्टिविटी होगी, ये सब बताया जाता है। अब क्या है कि जब ये प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं, जब ये स्टेटमेंट बना दिया जाता है इन प्रिंसिपल्स का, तो इसके बाद सेक्शन 9 के अंदर और सेक्शन 9A के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर अगर किसी को आपत्ति है, अगर वो इन प्रिंसिपल से खुश नहीं है, उसको लगता है कि मेरा ये लैंड नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, मेरा ये लैंड नहीं जाना चाहिए और मेरी ये पर्टिकुलर ज़मीन में पब्लिक पर्पस के लिए नहीं दे सकता हूँ, या और भी डिस्प्यूट है उसको कि लैंड रिकॉर्ड को लेके डिस्प्यूट है कि भाई जो भी नए स्टेटमेंट और प्रिंसिपल्स बने हैं और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनमें उस व्यक्ति का नाम गलत है, या उसका मतलब जो है वो है तो ओनर, बस उसको टेनेंट दर्शाया गया है या लीज होल्डर दर्शाया गया है। तो लैंड रिकॉर्ड में अगर कोई डिस्प्यूट है या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शन है तो उसको वो सेक्शन 9 के अंदर रेज कर सकता है। कैसे रेज करेगा, तो भाई जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स बनता है तो लैंड रिकॉर्ड और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल है दोनों को पब्लिश कर दिया जाता है। पब्लिश जब किया जाता है तो 21 दिन से पब्लिकेशन के अंदर या तो पब्लिश भी किया जाता है और कई बार नोटिस भी इशू कर दिया जाता है कुछ पार्टीज को, ठीक है। तो वो उससे 21 दिन के अंदर क्या करती हैं, 21 दिन के अंदर अपने ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकती हैं, ठीक है। किसके पास दर्ज करेंगी, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास। और 9A के अंदर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर इन आपत्तियों को रिजॉल्व करते दिखाई दे रहे होंगे। तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कोई भी डिस्प्यूट जो प्रॉपर्टी के लेके दो पक्षों के बीच में चल रहा है, कोई भी
करेक्शन जो करना है किसी भी लैंड रिकॉर्ड में, भाई नाम गलत चल गया, ये हो गया वो हो गया, उनको लेके कोई करेक्शन करना हो, अगर कोई पार्टीज आपस में पार्टीशंस करवाना चाह रही हैं तो वो तक आप जो है ACO के पास में दे सकते हो, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास। इन तीनों को लेके वो डिसीजन दे देंगी ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद, ठीक है। इसके बाद ये है कि भाई जो केस है, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल है और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन डिस्पोज किए जा रहे हैं, दोनों मिला के बेटा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान देना है ना। तो सेक्शन 8A, 9 और 9A मिला के आपको सीधा सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तीनों साथ में कई बार पूछ लिए जाते हैं। डिस्पोजल ACO साहब कर रहे हैं, ये 3 मैटर्स का डिस्पोजल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस ACO साहब ही सुनेंगे, ठीक है। कुछ केसेस जो कि ACO साहब नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे केसेस कैसे ट्री को लेके वैल्यूएशन, वेल को लेके वैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट, प्लॉट, ठीक है। कुल मिला के ये है कि कंसोलिडेशन से पहले कुछ लोगों की जब ज़मीन जाती है तो उस ज़मीन पे पहले से ही कुआं खुदा रहता है, पेड़ लगे रहते हैं, प्लॉट बंधे रहते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है। तो अब जब नई उसको ज़मीन दी जाएगी, ठीक है, तो भाई क्या है कि लैंड रिकॉर्ड्स में इन सब चीज़ों का भी वैल्यूएशन दिया होता है, ठीक है। और अगर ये जो नई दुरुस्ती की गई है लैंड रिकॉर्ड्स की, यानी जो इम्प्रूवमाइजेशन किया है लैंड रिकॉर्ड्स का, उसमें अगर ये इम्प्रूवमेंट और इनका जो प्राइस है वो कम दे रखा है, तो इसको लेके भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसको लेके जो डिसीजन है वो CO साहब देंगे। तो CO साहब कुल मिला के ऐसे केसेस जो ACO यानी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर रिजॉल्व नहीं कर सकते, या जो भी केसेस जो कि वैल्यूएशन से रिलेटेड है, पेड़, कुआं, इम्प्रूवमेंट या प्लॉट से रिलेटेड, उसको आपके CO साहब डिसाइड करेंगे, है ना। अब ये दोनों अधिकारी, चाहे ACO साहब हो या CO साहब, ये तीसरा पॉइंट याद रखना, ये कैसे होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी ये कोर्ट कचहरी की तरह ही बिहेव करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 10 रटना नहीं, इसको हल्का सा ऊपर से याद रखना कि जब सारे ऑब्जेक्शंस को डिसाइड कर लिया जाता है तो फिर जो नए लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो तैयार हो जाते हैं, यानी अब जो भी करेक्शन है, सारे करेक्शंस हो चुके हैं, वो करेक्शन के बाद में अब लैंड रिकॉर्ड को रिवाइज किया जा चुका है, ठीक है। समझ में आया क्या किया? सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड्स की दुरुस्ती, लैंड रिकॉर्ड्स निकाले गए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, फिर उन लैंड रिकॉर्ड्स और प्रिंसिपल्स को पब्लिश कर दिया गया, फिर जिसको जो आपत्ति थी वो आपत्ति दर्ज हुई, सेक्शन 9A के अंदर उन पूरी आपत्तियों को डिस्पोज किया। डिस्पोज करने के बाद में जब सब कुछ सेटल हो गया कि हाँ भाई एक व्यक्ति की ये ज़मीन है, इस व्यक्ति का सही नाम चढ़ा है, तो अब जाके लैंड रिकॉर्ड्स को रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है, कि करेंटली ये व्यक्ति इस ज़मीन का ओनर है, करेंटली इस व्यक्ति का ये शेयर है, प्रॉपर तरीके से लैंड और रिकॉर्ड्स अभी ऑर्गेनाइज हुए हैं। अभी भी कंसोलिडेशन नहीं शुरू हुआ है, ठीक है, अभी भी कंसोलिडेशन मतलब नहीं, अभी स्कीम तक अपन पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन निकल गया है, प्रिंसिपल तैयार हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल तैयार होने के बाद में लैंड रिकॉर्ड्स रिवाइज कर लिए गए सारे। अब क्या है, सेक्शन 19 के अंदर, अभी भी अपन स्कीम पे नहीं पहुंचे, सेक्शन 19 के अंदर है, स्कीम बनाने से पहले कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। उस कंडीशंस को आप समझने की कोशिश करो। सेक्शन 19 बोलता है कि देखिए साहब, सेक्शन 19, इसको थोड़ा बैरक से भी देख लेना आप। सेक्शन 19 ये बोल रहा है कि देखिए साहब, जो भी टेन्योर होल्डर की हम प्रिंसिपल्स को बनाते हुए ज़मीन ले रहे थे, ठीक है, कि इतनी ज़मीन ये व्यक्ति पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो अब ये कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि अब जो नए राइट्स, क्योंकि नए राइट्स लायबिलिटी क्या होंगे, समझ रहे हो। सिंपल से एग्जाम्पल था, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। 0.25 एकड़, 0.25 एकड़, 0.5 एकड़ 3 ज़मीनें हैं किसान की। कंसोलिड अब क्या है कि जब स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल बनाया तो उसमें बोला कि हे किसान, हम तेरी 0.25 एकड़ ज़मीन पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो किसान ने बोला हे सरकार कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोकट में मत करना, कंपनसेशन दे देना, ठीक है। तो 0.25 एकड़ इसकी ज़मीन हम लोग ले ली पब्लिक पर्पस के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के अंदर।
अब क्या किया कि भाई अब उसके नए राइट्स और लाइबिलिटीज निकलेंगी ना। अब नया एरिया क्या होगा भाई के पास में, अब उसको जमीन जो अलॉट होगी वो होगी 0.75 एकड़ की। ठीक है, ये चीज एक तो जिम्मेदारी है कि भाई उसके नए राइट्स और लाइबिलिटीज कैलकुलेट किए जाएं। दूसरी बात ये कि अब ये जो 0.75 एकड़ का जो वैल्यूएशन है, मतलब जाहिर सी बात है जब 0.25 एकड़ जमीन यहाँ से खिसकेगी इसके पास से तो उसका कुछ वैल्यूएशन कम होगा। तो जो भी उसका करंट वैल्यूएशन है उसको मिला के ही उसको जमीन अलॉट होगी, तो वैल्यूएशन भी कैलकुलेट किया जाए। इसके बाद जो 0.25 एकड़ जमीन इसके पास से चली गई है, तो अब जब नया इसको जमीन अलॉट होगा वो तो कम अलॉट होगा, उसका वैल्यूएशन भी कम होगा जो आपको कैलकुलेट करना है। प्लस जो कमी आई है उसके लिए सरकार को बकायदा कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सामने वाले से आपने ज़मीन डोनेट करवा ली और बाद में भगा दिया उसको, ऐसा नहीं। अगर उसकी 0.25 एकड़ जितना आपने ज़मीन लिया है उतना बराबर कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूएशंस आपको लगाने पड़ते हैं सेक्शन 19 के अंदर। स्कीम बनाने से पहले, स्कीम तैयार करने से पहले सामने वाले को कितनी ज़मीन जाने वाली है इसके बाद में, और उसका क्या वैल्यूएशन होगा, उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, इस सेक्शन 19 के अंदर आप कंडीशंस पहले फुलफिल करते हो। ठीक है, यानी स्कीम बनाने से पहले इन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी, प्रॉपर वैल्यूएशन निकल के आना ज़रूरी है। अब क्या है कि आप डोनेशन के नाम पे पब्लिक पर्पस के 25% के ऊपर ज़मीन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं करोगे कि ये 0.25 एकड़, ये 3 टुकड़ों में ज़मीन है, कहते कि भाई हम तेरी 0.5 एकड़ ज़मीन ले लेते हैं। नहीं, ऐसा अगर करना भी पड़ रहा है ना तो जो डायरेक्टर साहब है ना कंसोलिडेशन की, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। इसके बाद एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी स्कीम तैयार करते वक्त। मतलब स्कीम तैयार करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है आपको कि जिसको भी आप ज़मीन बांटने के लिए जा रहे हो, नहीं, कोशिश करना बेचारे की जो सबसे बड़ी ज़मीन है उसके पास वाली ज़मीन से लगा के ही उसको दे दो प्रॉपर। ठीक है, तो कंसोलिडेशन जब आप कर रहे हो ना, तो कंसोलिडेशन करने पे जब नई ज़मीन दे रहे हो ना, तो कोशिश करो उसके पास जो सबसे बड़ा लैंड था उसके पास से लगी हुई उसको प्रॉपर ज़मीन दे दो। तो ये आपका सेक्शन 19 है। समय को देखते हुए थोड़ा सा इसको मैंने जल्दी कवर किया है, इसको थोड़ा सा आप एक बार बैराक से और देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब ये जो सेक्शन 19 है, यहां से बेटा क्वेश्चन सीधा सीधा 10 नंबर का उठ के आता है। ठीक है, देखो आपके थोड़े कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता दूं, डिक्लेरेशन कर लिया, नोटिफिकेशन कर लिया, इफेक्ट कर लिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेक्शन 8A देख लिया हमने। ऑब्जेक्शन कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है वो भी हमने देख लिया, किसके अंदर, 9 और 9A के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या कंडीशन फुलफिल करना है, सेक्शन 19 देख लिया हमने, है ना। अब देखते हैं कंसोलिडेशन स्कीम कैसे, अब स्कीम तैयार होगी दादा, 19A देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे 20 और 21, है ना। ये भी पूरा जो ब्रैकेट है ये बनता है कुल मिला के 20 नंबर का, है ना। ये 10 नंबर का बनता है, यानी सेक्शन 19 से क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का। देखो, तो पहले हमने देखा कंसोलिडेशन और उसके आसपास की डेफिनेशन, फिर देखा हमने नोटिफिकेशन और उसका इफेक्ट, इसके बाद देखा कि भैया प्रिंसिपल तैयार हो रहे हैं, इसके बाद प्रिंसिपल और लैंड रिकॉर्ड में आई हुई कोई भी आपत्ति है, कोई पार्टीशन को लेके इशू है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है लैंड को लेके, उन सब को लेके एप्लीकेशन एंटरटेन कर ली जाती है और उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है सेक्शन 9A के हिसाब से। इसके बाद यानी डिस्पोजल हमने देख लिया स्टेटमेंट के पहले। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भाई कौन सी कंडीशन है जो कंसोलिडेशन स्कीम में आपको फुलफिल करनी है, यानी ये कंडीशंस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, वो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि कैसे प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम तैयार की जाती है, सेक्शन 19A। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल जब तैयार किया जा रहा था तो उसमें भी कंसोलिडेशन कमेटी से
जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो कंसल्ट करते हैं। ठीक इसी तरीके से 19A के अंदर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कंसोलिडेशन कमेटी से कंसल्ट करने के बाद में, परामर्श करने के बाद में एक स्कीम तैयार करते हैं जिसको हम प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, इसी के अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर दे रखी है, यदि कोई ऐसी ज़मीन है जो कंसोलिडेशन या असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को लगती है कि ऐसी कोई सरकारी ज़मीन है या ऐसी कोई ज़मीन है जो कि गांव सभा और लोकल अथॉरिटी की है ना, जिसको कंसोलिडेशन ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल में लिया जा सकता है, उसको घेरा जा सकता है कंसोलिडेशन ऑपरेशन के अंदर और किसी टेन्योर होल्डर को अलॉट किया जा सकता है, तो वैसी ज़मीन भी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर एज पर सेक्शन 2 ले सकता है। ठीक है, पर यदि ऐसी ज़मीन किसी पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ज़रूरी नहीं है सरकारी ज़मीन हो तो हमेशा पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, कई बार वो लैंड ऐसे ही पड़े रहते हैं खाली, है ना, लेकिन अगर कोई ज़मीन पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो उस केस में वो ज़मीन किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की है, गांव सभा की है, लोकल अथॉरिटी है, और पब्लिक पर्पस के लिए वो ज़मीन ऑलरेडी यूसेज में है, तो उसके लिए आपको एक राइटिंग में डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हे पब्लिक, आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी लैंड है, इसको मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं और आपके इस लैंड पे जो राइट्स हैं उनको मैं ट्रांसफर किसी दूसरे लैंड पे कर रहा हूं, है ना। यानी कुल मिला के आज आप जिस जगह को खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक पर्पस के लिए, उस मैदान को उठा के कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, इसको मैं कंसोलिडेशन के चलते एक टेन्योर होल्डर को दे दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसमें आपको एक डिक्लेरेशन राइटिंग में देना पड़ता है, ये फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो ये सेक्शन 19A है आपका। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 20 के अंदर जब ये स्कीम तैयार हो जाती है तो इसको पब्लिश किया जाता है। याद रखना, इसका पब्लिकेशन किया जाता है ना। ACO क्या करता है? पब्लिकेशन करता है। ACO बाकायदा नोटिस जारी करता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ACO उस स्कीम के कुछ रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट को निकाल के एक नोटिस भेजता है टेन्योर होल्डर्स को, इंटरेस्टेड पर्सन को, जिनको लगता है कि भैया ये जो है छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी डिस्प्यूट खड़ा कर सकते हैं, और एक पब्लिकेशन भी जारी कर देता है कि पब्लिकली जारी कर दो उस यूनिट पे, ताकि किसी को कोई आपत्ति तो कर दे। तो भाई 15 दिन के अंदर कैसा जो सिस्टम तुम्हारा प्रिंसिपल के केस में चल रहा था वो यहीं चल जाएगा कि 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है। 15 दिन के अंदर ACO और CO साहब यानी कंसोलिडेशन ऑफिसर और असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास में आज ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। यानी जिस दिन से नोटिस जारी हुआ उसके 15 दिन के अंदर आप क्या कर दो, अपना आपत्ति ऑब्जेक्शन दाखिल करा दो। सेक्शन 21 के अंदर यही अधिकारी आपको डिस्पोज करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ही लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होता है, जो भी ACO साहब ने ऑब्जेक्शन रिसीव किए इस दौरान, उसको वो CO साहब के पास में सबमिट कर देते हैं। बस यहाँ आप थोड़ा सा ट्विस्ट देखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल और लैंड रिकॉर्ड्स के केस में कुछ जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ACO साहब भी डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब स्कीम बन जा रही है और स्कीम बनने के बाद उस पर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है और उसको डिस्पोज करने के लिए कौन आगे आ रहा है, उसको ACO डिस्पोज नहीं कर रहा, उन सारे ऑब्जेक्शंस को CO के सामने सबमिट कर रहा है। अब CO साहब क्या करेंगे, जो भी ACO से उन्हें सबमिट हुआ है और जो डायरेक्टली CO साहब के पास में ऑब्जेक्शन पहुंचा था, उन सब पार्टीज़ को वो नोटिस भेजते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं उनको सुनने की, और उनके केस को डिस्पोज कर देते हैं। बात समझ में आई है ना। केस जब उनका डिस्पोज कर देते हैं, कंसोलिडेशन ऑफिसर इस केस में डिस्पोज कर रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज विद स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, डोंट गेट कंफ्यूज विद सेक्शन 9A। अब जैसे ही इस केस को डिस्पोज कर दिया तो 15 दिन है, 15 दिन के अंदर CO साहब यानी कंसोलिडेशन ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील दाखिल की जा सकती है सेटलमेंट ऑफिसर के पास में, है ना। और जो सेटलमेंट ऑफिसर डिसीजन लेंगे वही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से भी 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 19A पूछते हैं और आपसे 20 पूछते हैं और 21 पूछते हैं। कैसे पूछेंगे कि भाई कंसोलिडेशन स्कीम कैसे प्रिपेयर की जाती है, और पूछेंगे कि क्या कंसोलिडेशन स्कीम के अंदर चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है तो चेंज किया जाएगा। तो देखो, सेटलमेंट ऑफिसर ने डिसीजन ले लिया, है ना। अब जो भी कंसोलिडेशन ऑफिसर ने डिसीजन लिया था, जो भी सेटलमेंट ऑफिसर ने डिसीजन लिया था,
डिसीजन लेते वक्त में उनको दिख रहा था कि यार अगर इनके ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व नहीं किया गया तो इन बेचारे गरीब टेन्योर होल्डर के साथ में किसी प्रकार का कोई अन्याय, कोई इनजस्टिस हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि यार देखो एक काम करो, ये जो स्कीम बनी है ना इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दो, है ना, ताकि हमारे टेन्योर होल्डर का कोई लॉस ना हो। और अगर लगता है कि यार इसमें तो फाइल ही निपट जाएगी तो चाहें तो वो पूरी जो स्कीम है उसको नए तरीके से तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि टेन्योर होल्डर के कन्वीनियंस के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो टेन्योर होल्डर हमारे लिए सर्वोपरि है ये, क्योंकि वही गरीब किसान है, इसको हम ज़मीन कंसोलिडेट करके दे रहे हैं। अगर उसे कोई मटेरियल इनजस्टिस होता है तो हम रिवाइज कर देंगे स्कीम को, और ज़रूरत लगा तो फ्रेश भी प्रिपेयर करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन 21 के अंदर तो पूछेंगे सवाल सेक्शन 21 से आपसे 19 है 2021 मिला के, कि क्या कंसोलिडेशन स्कीम कैसे तैयार होती है, और क्या तैयार होती है तो क्या उसमें बदला जा सकता है, और अगर बदला जा सकता है तो कैसे बदला जा सकता है। जवाब में आप बोलेंगे बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर सेक्शन 21 के अंदर चाहे तो एक बार सेक्शन 20 के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो सेक्शन 21 के अंदर उस ऑब्जेक्शन को डिस्पोज करते हुए लगता है अथॉरिटीज़ को कि कोई मटेरियल इनजस्टिस हो रहा है, तो वो जो ऑलरेडी प्रिपेयर कंसोलिडेशन स्कीम है उसको रिवाइज करवाएंगे या उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी करवा लेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। एक बार रिवीजन हो गया, जो भी होना था हो गया, सेक्शन 21 के अंदर सब कुछ डिस्पोज हो गया, ऑब्जेक्शन जितने थे सॉर्ट आउट हो गए, तो सेक्शन 23 के अंदर मोहर लगा दी जाएगी सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा। ठीक है, कैसे लगा दी जाएगी, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो कंफर्म कर देगा कंसोलिडेशन स्कीम। अगर ऑब्जेक्शन आया तो उस हिसाब से जो भी फैसला हुआ है सेक्शन 21 के अंदर मॉडिफिकेशन करने के होने के बाद में जो कंसोलिडेशन स्कीम है उस पर एक मोहर लगा दी जाएगी। ठीक है, कौन लगाएगा, हमारे सेटलमेंट ऑफिसर। और मोहर लगाने के बाद में कंफर्मेशन को पब्लिश कर दिया जाएगा न्यूज़पेपर में, उस पर्टिकुलर यूनिट में जहां यहाँ मतलब आपका कंसोलिडेशन हुआ है। ये सेकंड पॉइंट को आप ध्यान रखना, इसको पब्लिकेशन किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पब्लिकेशन किया जाएगा आप समझ जाओ भाई अब क्या हुआ, कंसोलिडेशन स्कीम फाइनल हो चुकी है, अब यही स्कीम लगेगी, है ना। और सेक्शन 27 के हिसाब से बस उसको हल्का सा याद रखना, 27 आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं। सेक्शन 27 के हिसाब से अब न्यू लैंड रिकॉर्ड्स तैयार किए जाएंगे, जिनके अंदर जिनकी जो नई नई जमीनें हैं, जिनको नए नए प्लॉट्स अलॉट हुए हैं, उनके नाम चढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, याद रख, नया विलेज मैप तैयार हो जाएगा जिसमें बता दिया जाएगा इसका ये प्लॉट है, उसका वो प्लॉट है, इसका ये प्लॉट है। ठीक है, ये चीज समझ लो सेक्शन 27 के अंदर। अब आखिरी पोर्शन आता है सेक्शन 52। तोते उड़ जाते हैं, नहीं समझ में आता लोगों को। जब जब कोर्ट कचहरी वकील साहब बात करते हैं सेक्शन 52 लगा दिया, समझ जाओ कंसोलिडेशन ऑपरेशन खत्म होने में है। ये सेक्शन 52 में जो नोटिस दिया जाता है ये इस बात का संकेत रहता है कि भाई जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन है वो खत्म किया जा रहा है। तो जब भी सेक्शन 23 के अंदर कंसोलिडेशन स्कीम को कंफर्म कर दिया जाता है, सेक्शन 27 के अंदर उस हिसाब से नए नए विलेज मैप तैयार कर लिए जाते हैं, लोगों को पोजीशन दिलवा दिए जाते हैं, तो इसके बाद सेक्शन 52 के अंदर जब भी चाहे तो क्या होगा, जब भी चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिर से नोटिफिकेशन निकालेगी और बोलेगी कि यहां से जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन है वो खत्म किया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जैसे रिट है, अगर किसी कोर्ट में कोई रिट लगी हुई है, यहां कभी भी सेक्शन 52 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुल मिला के अगर कंसोलिडेशन ऑपरेशन किसी यूनिट में खत्म किया गया है तो अगर किसी लैंड को लेकर कोई रिट लगी हुई है उस पे सेक्शन 52 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी उस पे कंसोलिडेशन ऑपरेशन फिर भी चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा, जैसे ही रिट डिसाइड हो जाएगी, लैंड को लेके डिस्प्यूट डिसाइड हो जाएगा, इसके बाद उस पर कंसोलिडेशन ऑपरेशन उस ऑर्डर के हिसाब से लगा दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेक्शन 5 बोलता है कि भाई जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन का नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक उसी दौरान जितनी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हैं, लैंड डिस्प्यूट से लेके, लैंड के राइट से लेके, लैंड रिकॉर्ड्स के करेक्शन से लेके सारी सस्पेंड हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई रिट पिटीशन लगी है उसी यूनिट के किसी लैंड पे तो वो सस्पेंड नहीं होती है। इसलिए
सेक्शन 52 के अंदर जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन ख़त्म किया जा रहा होता है तो वो कभी भी ऑपरेशन किसी ऐसे लैंड पे नहीं ख़त्म होता है जहां रिट लगी है। जब वो रिट डिसाइड हो गई, जो भी कोर्ट का डिसीजन आया, उस हिसाब से कंसोलिडेशन अथॉरिटी कंसोलिडेशन करके इसके बाद उस मैटर को क्लोज करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 52 है। दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली डिस्कस किए गए। एक बात और बताना चाहूँगा, सेक्शन 3 के अंदर कुछ डेफिनेशन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे चक हो गया, कंसोलिडेशन एरिया हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलेशन हो गया। इन कुछ डेफिनेशंस को आप थोड़ा सा देख लेना, बहुत इजी है। रेक्टेंगुलेशन का मतलब मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। रेक्टेंगुलेशन का मतलब होता है कि भाई ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से फील्ड्स को किया जाता है, क्योंकि जब चकबंदी होती है ना तो जो नया लैंड अलॉट होता है प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आज का आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग लेक्चर है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा सबसे पहले उठा के वो आंसर्स अपने अभी ये बैराक खोलेगा और जल्दी जल्दी से नोट बना लेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन तो आपको एटलीस्ट अच्छे से कवर हो जाएगा।